तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है जेंडर एम्बॉडीमेंट एंड फीमेल बॉडी इमेज इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ। और जैसा मैंने कहा कि मैं सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव पे और थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू है उस पर्सपेक्टिव में ह्यूमन आइडेंटिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एम्बॉडीमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हेल्थ, इसको मैं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। चेंज नहीं हो रहा है। मैं एक जेम्स वर्स की सेइंग है या आप कहिए उनका कोट है जिसके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। मीनिंग लीड्स डाउन paths not often traveled in social science analysis, paths that explore voices, social language, speech, genes and dialogicality। अगर इसको सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो जो मीनिंग है वो केवल हम वहाँ से नहीं प्राप्त करते जो सोशल साइंस एनालिसिस में एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो मीनिंग का जो पाथ है जहाँ से हम इसको डिराइव करते हैं वो डिफरेंट वॉइसेस से, सोशल जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो स्पीच के जो डिफरेंट जो जेनर्स हैं और जो उस एरिया में जो डायलॉजिकलिटी है वहाँ से निकलती है। और एक तरह से यही मेरे पूरे लेक्चर का एसेंस है जिस बैकग्राउंड में अपनी पूरी दो बड़े ग्रेट थिंकर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सामान्य शब्दों में दो बड़ी चीजों के बारे में पूछा, या कहिए कि दो खास तरीके से चीजों को पूछा। एक क्वेश्चन था जिसको बैक्टीव ने पूछा और वो था कि हु इज डूइंग द टॉकिंग, और उसको दूसरे वे में हम कहें तो उसका एक आंसर भी देते हुए और उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में सामने रखते हुए होलक्विस्ट ने पूछा कि हु ओन्स मीनिंग। एक्चुअली ये दो चीजें हैं। एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि आप जब बात कर रहे हैं तो वो कॉलेक्टिविस्ट है या इंडिविजुअलिस्टिक है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, वो टॉकिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है। और दूसरी एक चीज ये है कि जो उसके लिए मीनिंग है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मीनिंग एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है या एक ग्रुप ओन कर रहा है, कौन उस मीनिंग को ओन कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहूंगा, द डिसएंगेज्ड image of the self, part of a typically modern notion of freedom as the ability to act on one's own without outside interference or subordination to outside authority, where an individual tries to be metaphysically independent of society। ये एक हमारा effort है कि हम चाहते हैं कि हम मेटाफिजिकली इंडिपेंडेंट हो सोसाइटी से, एक इंडिविजुअल के लेवल पे। और ये एक समवट थोड़ा सा मॉडर्न नोशन है फ्रीडम का, जिसमें कि हम फ्री होना चाहते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस को डेवलप करना चाहते हैं। बट द फैक्ट इज दैट एन इंडिविजुअल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लैंग्वेज एंड कल्चर। रियलिटी ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो लैंग्वेज और कल्चर से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। उसका जो सेल्फ है और जो पूरी जो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है जो उस सोसाइटी में जो लैंग्वेज है और उसका जो कल्चर है और एक जो कल्चरल बैकग्राउंड है उससे डिसाइड होता है। और जो जेंडर है वो म्यूट करना, और जो जेंडर है ये जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन एंड दैट जेंडर इज समथिंग ऑल ऑफ अस डू। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें कि हम जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। और इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने पार्टिसिपेंट से कि प्लीज वो अपने को म्यूट कर लें अगर किसी का ऑन है तो अपने को प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर किसी ने अनम्यूटेड कर दिया है तो। मैं कनक लता जी से कहना चाहूंगा कि वो प्लीज अपने को म्यूट कर लें। हेलो,
तो जो जेंडर है ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, और एक्चुअली जो जेंडर है वो ये है कि हम करते क्या है। जेंडर का डेफिनेशन जो है, हम उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम जो जेंडर जो कुछ भी है वो ये है कि हम करते क्या है। ये हमारे बिहेवियर से डिफाइन होता है, हमारे बिहेवियर से मैनिफेस्ट होता है और वहां से कंस्टिट्यूट होता है। सो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन एंड दैट जेंडर इज समथिंग ऑल ऑफ अस डू। एंड लॉर्बर का एक बहुत फेमस कोट है जिसको मैं यहाँ रखना चाहूंगा आपके सामने। फॉर सोसाइटी जेंडर मीन्स डिफरेंस। आप जब भी जेंडर की बात करेंगे तो सोसाइटी हमेशा उस डिफरेंस की बात करती है, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और उससे जुड़े जेंडर रोल और आपके बिहेवियर रूल जिस तरह से परसीव करते हैं। एक क्लेम है जिसमें कि ये लोग कहते हैं कि वी डू नॉट नो व्हाट जेंडर वुड लुक लाइक इफ इट वेर नॉट कंस्ट्रक्टेड अराउंड हेटेरोसेक्सुअलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैट्रियार्की। जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है या जो भी हमारी पैट्रियार्की है जो हम अपने हिस्ट्री से ओन करते हैं, अगर हम ये सारा जो ये कंस्ट्रक्शन हेटेरोसेक्सुअलिटी के इर्द नहीं होता तो हम शायद जानते भी नहीं कि ये जेंडर है क्या। और हमने इस तरह से इस सेंट्रल नोशन जो हेटेरोसेक्सुअलिटी है इसी के गिर्द हमने जेंडर का रखा हुआ है और वहीं से डिफाइन करते हैं। वो एक रिसोर्स के रूप में इमर्ज करता है। और ये जब भी सीन में आएगा तो मैं इस लॉर्बर के इस सेंटेंस को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आप भी लिखें। और सोसाइटी जेंडर मीन्स डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस की हम बात करते हैं कि एक फीमेल और एक मेल में डिफरेंस क्या है जब हम जेंडर की बात करते हैं। और अब मैं आना चाहूंगा जो एम्बॉडीमेंट का कंसेप्ट है। हम कह सकते हैं एक टेंटेटिव मैंने यहाँ पे एक मीनिंग दी है, ए लिव्ड मैटर ऑफ जेंडर। एक पर्टिकुलर जेंडर जिस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, जो रहता है, जिस एक सोशल और हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वो जो किया गया की गई जिंदगी है वो एम्बॉडीमेंट है आपका। और इसको और क्लियर करना चाहूँ मैं तो टू अंडरस्टैंड वुमेन, अगर मैं आ रहा हूँ पर्टिकुलरली वुमेन सब्जेक्ट पर। अगर हमको महिलाओं को समझना है, उनकी स्थिति और उनके स्ट्रगल को सोसाइटी में जो उनको समझना हो, तो ये पर्सपेक्टिव जो एम्बॉडीमेंट का पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यू कैन सी जो महिलाएं हैं ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्पेस में लोकेटेड होती हैं एज वेल एज इन द कल्चरल एंड सोशल डोमेन। वो कल्चरल डोमेन हो, सोशल डोमेन हो, फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो लोकेटेड होती हैं हमेशा। ये उनका लोकेशन होता है। और एक जो फेनोमेनोलॉजिकल व्यू है एम्बॉडीमेंट का, वो इस बात पर बल देता है कि सोशल और रिलेशनल कॉन्टेक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एम्बॉडीमेंट के लिए ये एक्चुअली सेव करते हैं। जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है और जो हमारा रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है ये हमको हमारे एम्बॉडीमेंट को सेव करता है। एंड इन एड्रेसेस एम्बॉडीमेंट एज द एग्जिस्टेंशियल richness ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। अब एक एग्जिस्टेंशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो एक जो इंडिविजुअल है वो भले ही यहाँ मैं कहूँ कि अगर वो महिला है तो जो प्रोसेस है, जो हमारे एक्सपीरियंस का जो रिचनेस है, जो एग्जिस्टेंशियल रिचनेस है, बीइंग इन द वर्ल्ड, एक दुनिया में अपनी होने का एहसास थ्रू द विविडनेस एंड अर्जेंसी ऑफ एक्सपीरियंस। और ये होता कैसे है? जो एक्सपीरियंस अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो हमारे सोशल जिस मिलियू में हम रहते हैं और जो एक्वायर करते हैं वो वहां से हम एक बीइंग की ओर बनने की कोशिश करते हैं। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिकमिंग इन द वर्ल्ड। आपकी एंटिटी, आपका एग्जिस्टेंस शेप्ड होता है एक हमेशा एक सोशल और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में। जो कॉन्टेक्स्ट से जो स्टिमुलस आपको वहां से मिल रहे हैं वहां से आप एक बीइंग होने की, आपके एग्जिस्टेंस की क्रिया शुरू होती है। या आप दूसरे शब्दों में कहें तो आपके सेल्फ, जो आपका सेल्फ आप कहते हैं कि ये मैं हूँ, आई और मी, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन होता है। ये आप वर्ल्ड में बिकमिंग इन द वर्ल्ड ये प्रोसेस शुरू होती है। और उसके लिए फेनोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल बैकग्राउंड एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है जहाँ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Actually, we are embodied socially through our location in a socio-cultural and political space. अगर हम इन चीजों को डिस्काउंट नहीं कर सकते, हम एक सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल स्पेस में लोकेटेड होते हैं और ये हमारा जो है हम एम्बॉडीड होते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर शेप एंड लिमिट अस इन न्यूमरस वे।
हिस्ट्री और कल्चर हमारे इस एम्बॉडीमेंट के प्रोसेस को सेव भी करती है और हमको लिमिट भी करती है, विभिन्न तरीकों से हमको लिमिट करती है और विभिन्न तरीके से हमको एनरिच भी करती है। ऐसा नहीं कि वो केवल लिमिट ही करती है। Our embodiment is therefore experienced in our everyday life as life lived and communicative body. हम अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं और हम जो जीते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड है, जो परसेप्शंस है, ये हमारा जो है वो हमारे एम्बॉडीमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एंड एम्बॉडीमेंट इन दिस सेंस इज एन एग्जिस्टेंशियल कंडीशन। अगर हम फिलोसफिकली कहें तो अगर इस सेंस को मैं लूँ जो मैं ले रहा हूँ, हम दूसरे पर्सपेक्टिव को भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस स्टैंड पॉइंट को या जिस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को मैं ले रहा हूँ, तो ये एम्बॉडीमेंट इन दिस सेंस इज एन एग्जिस्टेंशियल कंडीशन इन विच द बॉडी इज सब्जेक्टिव सोर्स और इंटर सब्जेक्टिव ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप देखें कि आपकी जो बॉडी है वो सोर्स है एक्सपीरियंसेस का, और ये सब्जेक्टिव होता है या इंटर सब्जेक्टिव ग्राउंड है। ये आप जब इंटरैक्ट करते हैं तो इंटर सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। मैं मैकने की एक कोट को यहाँ पे रखना चाहूंगा। द बॉडी इज द थ्रेशोल्ड थ्रू विच द सब्जेक्ट्स लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रियलाइज्ड, एंड एज सच इज नाइदर प्योर ऑब्जेक्ट नॉर प्योर सब। बॉडी जो है हमारा थ्रेशोल्ड है जहाँ से कि जो सब्जेक्ट्स जो है विद द सब्जेक्ट्स लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो उस बॉडी में वो जितने भी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं हमारी इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड वहाँ होते हैं, रियलाइज्ड होते हैं हमारे कॉन्शसनेस में। और ये इनके शब्दों में मैकने ने कहा कि न तो ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है और न ही प्योरली सब्जेक्ट है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जिन लोगों ने भी सेल्फ की साइकोलॉजी को पढ़ा होगा, वो विलियम जेम्स के जो कंसेप्चुलाइजेशन है, आई एंड मी, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और द परसीवर एंड द परसीव, या दूसरे शब्दों में कहें कि द नोन एंड द नोअर, ये हमेशा से जो एक इंडिविजुअल के सेल्फ के लेवल पर आप सेल्फ साइकोलॉजी में जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, आई एंड मी या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी में है कि हम यहाँ पे या तो प्योर ऑब्जेक्ट भी नहीं होते या प्योर सब्जेक्ट भी नहीं होते। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विलियम जेम्स के पेपर को पढ़ें, उसमें इन्होंने काफी एलाबोरेट किया है। और फर्ग्यूसन के एक कोट को भी मैं यहाँ रखना चाहूंगा अपने बैकग्राउंड के रूप में कि एज ऑब्जेक्ट द बॉडी एंड इट्स इमेज इज पार्ट ऑफ फॉर्मली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आप देखें कि आपकी बॉडी हो चाहे उसकी इमेज हो जो कि आपके माइंड में है, ये दोनों जो है एक फॉर्मल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंटरैक्टिंग इन द इंफिनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो भी ये स्पेस और टाइम में जिसमें आप जी रहे हैं, उस इंफिनिटी में ये जो आपका बॉडी है और उसका जो इमेज है जो आपके माइंड में है, ये फॉर्मली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरैक्ट करते हैं। बट एज सब्जेक्ट द सेम बॉडी एंड बॉडी इमेज इज इमेजरेबली एनरिच्ड विद द इनर कंटेंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे जूम के एक डाइकोटोमी को कोट करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे टेस्ट आप देखें, इंट्रावर्जन या एक्स्ट्रावर्जन जो डेवलप हुए, या रोरसाक ने इसके बारे में बात किया, इंट्रावर्सिव और एक्स्ट्राटेंसिव, ये जो जूम के कॉन्सेप्ट से ही आगे आया, ये कुछ उससे मिलता जुलता हुआ नोशन है जब हम कहते हैं कि जो हमारा इनर कंटेंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हैं प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम विदिन या स्टिमुलस फ्रॉम विदिन एंड स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड। ये फर्गुसन ने कुछ उसी पैराडाइम में उसको लेते हुए या मिलते जुलते इसको करने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो हमारा बॉडी है और जो हमारा इमेज है, ये फॉर्मली आइडेंटिकल है एंड ऑब्जेक्ट्स के रूप में ये इंटरैक्ट करते हैं इन द इंफिनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, बट एज सब्जेक्ट द सेम बॉडी एंड बॉडी इमेज इज इमेजरेबली एनरिच्ड विद द इनर कंटेंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। नाउ अब इस बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा ज्यादा साइकोलॉजी की ओर आ रहा हूँ। ये मेरा फिलोसफिकल बैकग्राउंड था जिसमें मैं काम करता हूँ और मैं इस अपने आइडिया को समझने की कोशिश करता हूँ। किसी को भेज दे, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हम लोग अभी रिसेंटली हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स और हम लोगों ने हेल्थ साइकोलॉजी में और बॉडी इमेज को लेकर के काम करना शुरू किया है। तो बॉडी इमेज को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा और फिर उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता तो था काफ़ी एलाबोरेटिव तरीके से इसके डेप्थ में बात करना, लेकिन जिस तरह से टेक्निकली और हमारे डिपार्टमेंट की थोड़ी सिचुएशन की वजह से हम लिमिटेड हुए, फिर भी अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूँगा।
आप देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन बॉडी इमेज, और अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इसके कई कंपोनेंट है। परसेप्चुअल कंपोनेंट हो सकता है, अफेक्टिव कंपोनेंट हो सकता है, कॉग्निटिव और एज वेल एज बिहेवियरल कंपोनेंट भी हो सकता है। द वे यू सी योरसेल्फ, आप अपने को किस तरह से देखते हैं। द वे यू फील अबाउट द वे यू लुक, आप कैसे दिखते हैं इसके बारे में अपनी आपकी अपनी फीलिंग क्या है। एंड द थॉट्स एंड बिलीव्स यू फील अबाउट योर बॉडी, आप अपने बॉडी के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, किस तरह से फील करते हैं, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। एंड द थिंग्स यू डू इन रिलेशन टू द वे यू डू, आप कैसे दिखना चाहेंगे या कैसा दिखना चाहते हैं, इसके लिए आप जो कुछ करते हैं वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो अगर बॉडी इमेज के की बात करें तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट हो सकते हैं, परसेप्चुअल, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। और इस तरह से हम बॉडी इमेज को समझ सकते हैं। और अगर एक कॉन्सेप्ट है बॉडी इमेज से संबंधित जिसको हम बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, कि वीमेन से जुड़ी है, मेल से भी जुड़ी होती है। बहुत सारी स्टडीज मैंने देखी है जो बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन ये एनकम्पास करता है मेल तक भी, लेकिन फिलहाल चूंकि मैं वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन? इट इज एन एफर्ट टू डिस्क्राइब हाउ living in a culture that emphasizes duty and ultimately objectives, women can lead to negative psychological consequences for women. आप देखें हमारे आसपास चारों तरफ जो सोशल मीडिया है, मैगजीन्स है, टेलीविजन है, और वहाँ मीडिया में जिस तरह से जो मॉडल्स हैं, जिस तरह से बॉडी को, फीमेल बॉडी और फीमेल पर्सनालिटी को डिपिक्ट किया जाता है, तो बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है कि टू डिस्क्राइब हाउ लिविंग इन ए कल्चर दैट एम्फसाइजेस ब्यूटी, कल्चर कैसे ब्यूटी को एम्फसाइज करती है, कैसे समझती है, एंड इट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन एंड दैट कैन लीड टू नेगेटिव साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस फॉर वुमेन। मैं यहीं से मैं हेल्थ के डोमेन में आना चाहूँगा कि जो बॉडी एम्बॉडीमेंट है, जो हम जीते हैं, और जो हमारा बॉडी इमेज है, हमारे अपने बॉडी के प्रति जो हमारी धारणा है, ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पे, और जो भी मैंने कहा। लेकिन इसका अगर कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पे कॉन्सिक्वेंस है तो इसका हेल्थ के लेवल पर भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, जो हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिसर्च में। और उससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, एंड दैट इज द एडॉप्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, कि एक तीसरा व्यक्ति हमारे बारे में कैसा सोच रहा है ऑन द सेल्फ, such that girls and women come to place greater value on how they look to others rather than on how they feel or what they can do। एक तो ये हो सकता है कि वो खुद अपने बारे में कैसे समझ रही हैं या सोच रही हैं, और दूसरा ये है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसा उनके बारे में समझ रहा है या सोच रहा है, ये एक धारणा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये भी सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। आप ये देखें कि एक धारणा तो ये हो सकती है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी धारणा भी आप ही के माइंड की उपज है। कोई व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर तरीके से परसीव कर रहा है, तो जो आप समझ रहे हैं कि वो जिस तरह से परसीव कर रहा है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्चुअली दिस इज योर नोशन, दीज आर योर नोशन, दीज आर योर थिंकिंग्स अबाउट द अदर्स पर्सपेक्टिव, और वो रॉन्ग भी हो सकता है। और यहीं पे हम कहना चाहेंगे कि एक्चुअली ये आपके परसेप्शन होते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये गलत या कहिए कि करेक्ट सिंबलाइज नहीं हो सकता है हमारे सेल्फ में। और आपने अगर आप में से रोजर्स को किसी ने, मेरे ख्याल से सब लोगों ने, सभी टीचर है, डेप्थ में पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि जो हमारा सेल्फ है उसमें बहुत सारे करेक्ट अगर सिंबलाइजेशन होते हैं तो इनकरेक्ट सिंबलाइजेशन भी होते हैं। और जो हमारा सेल्फ है वो एक तरह से गलतियों का भंडार होता है। बहुत सारे ऐसे नोशंस होते हैं जो सही हमारे बारे में नहीं होते, या कभी कभी वो हमारे बारे में सही होते, हम ये मानते हैं कि वो गलत है। ये दोनों तरह की गलतियां यहाँ होती हैं। तो ये जो बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन है और सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये उस परसेप्शन से जुड़ा हुआ एक एरिया है। और बॉडी स्टैंडिंग ये तीसरा डायमेंशन है, एक तीसरा एक एरिया है। ये आजकल इस बारे में भी काफी बातचीत हो रही है। तो बॉडी, मैं कहूँगा कि अगर हम बॉडी इमेज के एरिया में आए तो ये बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड बॉडी शेमिंग, इस पर काफी काम हो रहे हैं। और इसमें काम केवल हेल्थ में नहीं हो रहे हैं, तमाम दूसरे एरिया में भी हो रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं वो हेल्थ का एरिया है, जिसको कि हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, जो यंग फीमेल है या जो भी फीमेल है जिस भी एज ग्रुप की। और इसके जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है इमर्ज अमंग गर्ल्स एंड वुमेन एज द रिजल्ट ऑफ लिविंग इन ए सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइंग कल्चरल मिलियू। जो आपका कल्चरल मिलियू है
जो कल्चरल आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो एक वुमन को किस तरह से कंसेप्चुअलाइज कर रहा है, वो एक गर्ल को किस तरह से कंसेप्चुलाइज कर रहा है, उस सोसाइटी के नैरेटिव्स क्या हैं, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज क्या है, जहाँ ये चीजें शेप लेती हैं, जहाँ ये चीजें नैरेटिव का हिस्सा होती हैं, और जहाँ ये चीजें कम्युनिकेट की जाती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक। और इसमें फ्रेडरिक्सन और रॉबर्ट्स ने 4 साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये है इमोशन ऑफ सेम, इमोशन ऑफ एंजाइटी, पीक मोटिवेशनल स्टेट्स एंड इंटरनल बॉडीली स्टेट। आप अवेयर हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कुछ इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ना हो, जो हमारे दूसरे डिसिप्लिन के मित्र हैं वो भी इसको समझ पाए। और ये इसी के साथ मैंने रखा है कि डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स और इमोशंस हो सकती है, और उसमें सेम काफी प्रेवलेंट होता है, और एंजाइटी के इमोशंस होते हैं, और फिर पीक मोटिवेशनल स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे फ्लो एक्सपीरियंसेस टाइप की चीजें हो सकती हैं, और पॉजिटिव साइकोलॉजी के बाउंड्री में, एंड इंटरनल बॉडीली स्टेट्स हमारे हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट चेंज होता है, जब हमारा मूड चेंज होता है, तो इंटरनल बॉडीली चेंजेस भी होते हैं। और मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट ये कहना चाहूंगा कि जब इंटरनल बॉडीली स्टेट्स में चेंज होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बायोलॉजी बीच बीच में आती है, और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एचपीए एक्सिस इसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड, ये 3 जो है ये काफी एक्टिवेटेड होते हैं इस समय, जब हम मूड चेंज, मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन या फीलिंग्स या इमोशन के, इंटेंस इमोशन के दौर से गुजरते हैं, स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका जो एचपीए एक्सिस है काफी एक्टिवेटेड होता है। और फिर हमारे जो बॉडीली स्टेट्स हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साइकोसोमैटिक्स के जो हमारे जो फिजियोलॉजी है वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो मेरे जो भी मित्र इस एरिया में थोड़ा बहुत भी काम कर रहे होंगे, या फिजियोलॉजी में जरा भी उनकी वो होगी, गति होगी, तो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसमें आप देखें कि ये लिंक है कि हाउ द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट द बॉडीली प्रोसेसेस, और जो लिंक है वो यही एचपी एक्सिस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड का जो फंक्शन है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो फाइट एंड फ्लाइट टेंडेंसी जो होती है हमारी ब्रेन में, जिससे हम ऑपरेट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो यहाँ पे फंक्शनल होता है। और यहीं से सारे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स या उससे मिलते जुलते जो और जो बायोलॉजिकल लेवल पे जो चीजें घटित होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शुरू होती हैं। और मैं अब यहाँ पे कहना चाहूंगा कि व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉडी इमेज इन वुमेन। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मैंने अपने हिसाब से रखा है, जो यंग फीमेल्स हैं, जो हमारे एडोलसेंट हैं, या जो एडल्टहुड के अर्ली स्टेज में जो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि केवल अर्ली एडल्टहुड ही, हम ये भी कर सकते हैं कि लेट एडल्टहुड में भी अब लोग अवेयर रहने लगे हैं अपने प्रति। तो प्रिटी प्रेशर, ये जो है ना कि सुंदर दिखने का एक प्रेशर, और ये प्रेशर कैसे आप तक पहुंचा, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम, और लोग भी इसके एक बहुत बड़े माध्यम हैं। मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अभी जो आप क्योंकि जो इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, इसके पहले थोड़े मैगजीन्स ज्यादा प्रभावित थे, टेलीविजन भी एक समय में, और अभी भी सीरियल के माध्यम से और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप देखें, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की आप एक प्रिटी प्रेशर फील करते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे एक्चुअल इंटरपर्सनल एनकाउंटर्स play important role in transmitting socio-cultural messages regarding the ideal body of adolescents period. एक given culture में, चाहे वो अफ्रीकन कल्चर हो, अमेरिकन कल्चर हो, यूरोपियन कल्चर हो, जैसे हिस्पैनिक्स या कॉकेशियंस या वाइट या ब्लैक, अगर हम रेस के टर्म में बात करें, या एशियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन, फार ईस्ट, अगर इन सभी हम जियोग्राफिकल लोकेशन और उनके रेस की बात करें, एक गिवन कल्चर में जो लोग हैं वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, और जो सोशियो कल्चरल जो मैसेजेस हैं, उनके अपने कल्चर में जो आइडियल बॉडी है उसके बारे में, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीडिया एनकाउंटर्स जो है, कि रिसेंट रिसर्च है इंडिकेटेड, हालांकि ये 2015-2010 का है, मैं इसमें कहूंगा कि आप लोग सुधार कर ले अपने लेवल पे, जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं
2020 के बाद ये जो आवर्स हैं, जो स्क्रीन आवर है, अब ये केवल 2 घंटा नहीं रह गया है। ये थोड़ा पहले का मेरा ये था जिस समय मैं काम कर रहा था, तो हम लोगों के पास डेटा था। एक्चुअली 2020 और 2021 में अब ये जो कुछ रिपोर्ट्स जो है वो कई घंटों के हैं, मोर देन 2 नहीं, मोर देन 5, 6, 7 आवर्स है। और लॉकडाउन के दौरान तो ये स्क्रीन जो टाइम था ये बहुत ज्यादा बढ़ा, और कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं, कई रिसर्च एजेंसीज भी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स develop in individual as well as in females. So ब्लड प्रेशर एक फैक्टर है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि अक्रॉस द लिटरेचर, जो मैंने डिफरेंट अमेरिकन जो जर्नल्स हैं उनके लिटरेचर में भी देखा, जो यूरोपियन जर्नल्स हैं वहाँ भी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहिए या फार ईस्ट के या जो भी जर्नल्स है, जैसे चाइनीज जो ऑथर्स हैं, कुछ जैपनीज ऑथर्स हैं, साउथ एशिया में भी मैंने कुछ जर्नल्स में ये देखा। अक्रॉस द कल्चर मैंने ये थीन आइडल जो इंटरनलाइजेशन है, एक बढ़ता क्रेज है, ये एक सबसे बड़ा एक आइडियल है जो कि हमारे जो युवा या लोग इंटरलाइज कर रहे हैं। इट अकर्स व्हेन वुमेन एसिमिलेट दिस थीन आइडियल एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू। इस थीन आइडलनेस के साथ उसके साथ वैल्यूज भी है जो एक्वायर करते हैं। जैसे वुमेन मस्ट बी थीन टू बी कंसीडर्ड अट्रैक्टिव। अब ये एक आइडिया है जो कि स्प्रेड हो रहा है, और जो फीमेल्स हैं, मेल्स भी, फिलहाल मैं फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको इंटरनलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि केवल इसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, बल्कि जो उनका वर्ल्ड व्यू है उसमें उनकी समझ है कि ऐसा होना चाहिए। एंड दीज आइडियाज बिकम गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द वुमेन्स लाइफ। प्रॉब्लम ये है कि अब वो केवल उनके आइडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ को सेव कर रहा है। हालांकि हर कल्चर में नहीं है, कुछ अफ्रीकन कल्चर में जो बॉडी शेप है वो अपने बॉडी शेप के साथ सेटिस्फाइड है और दे आर वेरी हैप्पी एंड हैप्पीली लिविंग। बट कुछ दूसरे कल्चर में, और पर्टिकुलरली यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनके जो पेपर्स हैं जो मैंने देखा है, उसमें ये थीन आइडलनेस एक मैं कह सकता हूँ कि एक पूजे जाने योग्य आइडलनेस है, जिसको कि यहाँ के जो मेंबर है, जो न्यू मेंबर है, पर्टिकुलरली गर्ल्स एंड फीमेल, वो इंटरनलाइज कर रही है उसको। And a potential mediator of the relationship between socio-cultural pressures and body dissatisfaction. ये जो सोशियो कल्चरल प्रेशर है और जो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन है, इसके बीच एक मीडिएटर के रूप में ये इमर्ज होके आ रहा है, ये एनहांस कर रहा है इस रिलेशनशिप को। और सामने एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग और पीयर इन्फ्लुएंस है, ये एक सोशल इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर कि फिर फैमिलिस्ट जो बिलीव्स हैं मीडिएट कर रहे हैं, और मीडिया एटीट्यूड्स हैं। फाइनली अब आप देखें कि एक और मीडिएटर है, थीन आइडियल इंटरनलाइजेशन, दैट शेप आवर बॉडी डिससेटिस्फैक्शन। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन है। लेकिन ये एक और रूट है, यहाँ पर एक और फैक्टर है, और वो है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। मान लीजिए कि आपने थीन आइडल इंटरनलाइजेशन किया है, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी डिससेटिस्फैक्शन काफी बढ़ेगा, और इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। अगर बॉडी डिससेटिस्फैक्शन है तो फिर यू मे लीड टू लो सेल्फ एस्टीम। इस एरिया में जो मैंने देखा है सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टिगेटेड फैक्टर है तो वो है सेल्फ एस्टीम, और पर्टिकुलरली रिपोर्टेड लो सेल्फ एस्टीम। और लो सेल्फ एस्टीम से संबंधित जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जाहिर है कि जब आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो एंजाइटी और डिप्रेशन ये बढ़ेंगे, और आप अगर इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके साथ साथ फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, ये सब भी बढ़ते हैं। और फिर अपीयरेंस डिस्ट्रेस होगा। ये एक पर्टिकुलर काइंड का डिस्ट्रेस है जो थीन आइडलनेस और बॉडी डिससेटिस्फैक्शन के साथ है। आप हमेशा परेशान रहेंगे कि हम कैसे अपीयर हो रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। और फाइनली डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। जो लाइफ सेटिस्फैक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और आप जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करती है, आप अपने जिंदगी में डिससेटिस्फैक्शन डेवलप कर सकते हैं। ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये इतने ही केवल होते तो गनीमत होती। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को मैं बात करना चाहूंगा जिस पर शायद आपका ध्यान कम गया हो, या मैं जानता नहीं हूँ, मेरे मित्र अगर कुछ चीज पे काम कर रहे हो। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए होते हैं, यूजीसी जिसको ऑर्गेनाइज करती है,
मैं नहीं समझता कि इसका जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि हम 7 दिन का ऑर्गेनाइज करें और कुछ लोग आए और वो लेक्चर दें और बाकी लोग केवल उसको सुने और वहाँ से चले जाएं, या उसको आप इस तरह समझे कि वो केवल एक सर्टिफिकेट है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि एक्चुअली ये एक फोरम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ जो हमारे नए मेंबर होते हैं, जो न्यू एंट्रेंट होते हैं इस एकेडमिक वर्ल्ड में, अपने सब्जेक्ट में या डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में, चाहे वो हमारे लॉ के मित्र हो, सोशोलॉजी के हो, साइंस फैकल्टी से हो या एजुकेशन से हो, और हॉस्पिटलिटी और दूसरे डिसिप्लिन से हो, वो उन सब के लिए एक फोरम होता है जहाँ वो डिफरेंट टाइप से इनोवेटिवली सोच सकते हैं, रिसर्च प्लान कर सकते हैं। और अगर मैं जैसे मैं कहूँ कि मैं साइकोलॉजी से हूँ और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, तो ये एक आपको मुहैया करता है प्लेटफॉर्म जहां आप इनोवेटिवली सोच सके और अपने लिए रिसर्च का एक एरिया डेवलप कर सकें। आप ये देख सकें कि वहाँ किसी एक एरिया में अगर कोई एक्सपर्ट बात कर रहा है तो वहाँ रिसर्च के कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पे मौके बन रहे हैं, कितने इनोवेटिव तरीके से इस एरिया को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के इसको एक्सटेंड किया है। मैंने और हमारे साथ कुछ बच्चे हेल्थ साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया इसमें, तो मैंने ये देखा कि जो डोमिनेंट पोजीशन है इसमें, वो मेडिकल साइड के लोग थे, डिफरेंट काइंड के जो सुपर स्पेशलिस्ट थे, एमडी और एमसीएच काइंड के लोग, जो कि एक हॉस्पिटल सेटिंग में, मेडिकल सेटिंग से आते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में जैसे एम्स या पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन या बाहर के जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के लोगों ने जब एंडोक्राइन, जो सबसे नीचे मैंने देखा है, क्रॉनिक एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव डिजीज होती है, पर्टिकुलरली मैं दो का नाम लेना चाहूंगा, पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस। हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हम लोगों ने ये देखा कि ये पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस दोनों भी एक तरह से स्पोरेडिक डिजीज है, या कहिए कि स्पोरेडिक डिजीज हम उनको कहेंगे कि ये जस्ट शुरू हो जाते हैं एंड नोबडी नोज अबाउट द कॉजेज। वहाँ केवल सिम्टम्स होते हैं, और अगर हम कॉजेज की बात करें तो कोई भी कन्विंसिंग कॉज नहीं है, ना बायोलॉजिकल लेवल पे, और अभी कुछ की साइकोलॉजी में उस तरह से सोच ही नहीं रहे। तो हम लोगों ने यही से शुरुआत की कि एक्चुअली यहाँ पे केवल बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो साइको सोशल कॉन्टेक्स्ट है एक इंडिविजुअल का, उसकी जो पूरी साइके, उसका जो माइंड है, ये कहीं ना कहीं वहां से चीजें ट्रिगर हो रही हैं। और ये एटलीस्ट कम से कम हमारे जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल हैं ये मीडिएट कर रहे हैं और ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जो इसको मीडिएट कर सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी फिलहाल जैसे कुछ चीज़ों पर रखा है। एक उसमें से बॉडी इमेज है, और भी दूसरे भी हैं जो कि अभी मैं यहाँ, चूंकि वो मेरे लेक्चर का हिस्सा नहीं है तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बॉडी इमेज को लें, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन को लें और इस फैक्टर को लें, तो आप अगर पेपर ढूंढने की कोशिश करें, रिसर्च देखने की कोशिश करें, तो यू में फाउंड a main number of particles related the relationship of body image with endometriosis, the relationship of PCOS with endometriosis। और ये जो ऊपर मैंने लिखा है फाइब्रोमाइल्जिया, ये फाइब्रोमाइल्जिया जो होता है ये एक सिंड्रोम है, एक साइकोसोमैटिक सिंड्रोम है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन, फिजिकल एंड मेंटल फटीग and effort intolerance, non-restorative sleep, mood disturbance as well as other functional, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स हो सकते हैं, अदर हेडेक कंप्लेंट्स हो सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक सिंड्रोम होता है जो कि हम कहते हैं जिसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, सीएफएस। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप हमेशा पाते हैं कि आप थके हुए, तो आप कह लेते हैं कि थोड़ा टेंशन स्ट्रेस है। हाँ सही है, टेंशन स्ट्रेस की वजह से ही होता है, लेकिन दूसरी वजह भी हो सकती है। तो ये जो भी साइकोसोमैटिक के क्षेत्र हैं उसमें आपको मैं बताऊं कि ये बॉडी इमेज, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम स्पेशली कर सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ काउंट करती हैं। और भरपूर लिटरेचर है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और टोटल जो मैंने यहाँ शुरू किया था कि जो जेंडरिंग है, या जो जेंडर, जो ये प्रोसेस है जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्बॉडीमेंट है, और जो एक जो आपका फीमेल आइडेंटिटी है, और फिर बॉडी इमेज, जब आप बॉडी इमेज पर कल्मिनेट करते हैं, और ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये शेप करता है आपके हेल्थ को। और हेल्थ में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप क्रॉनिक एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव डिजीज को लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं नया नहीं बोल रहा हूँ।
पीसीओएस को, एंडोमेट्रियोसिस को, आपको हैरानी होगी लेकिन ये सही है। और फिर क्रॉनिक पेन कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का लेना देना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी होता है, और अर्थराइटिस है उसमें से मैं तो मानता हूँ कि अधिकांश का जो ओरिजिन है वो साइकोलॉजिकल है और इम्यून सिस्टम के द्वारा वो रेगुलेट होता है, और जो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। एक चीज जो हम अपने रिसर्च में कर रहे हैं वो ये है कि मैंने पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो मेडिकल फील्ड से इस पे काम करते हैं, उनका ये मानना है कि जब एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फिजिकल स्टेट डेवलप होती है, जैसे पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस, तो फिर डिप्रेशन या एंजाइटी होती है। जैसे यहाँ पे जितने भी हमने कहा कि लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज या अपीयरेंस डिस्ट्रेस नहीं, ये तो एक सोर्स के रूप में है। लेकिन मेरा मानना है, हमारी टीम का मानना है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो ये है कि नहीं, मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि एक्चुअली शुरुआत जो है, ट्रिगर जो है, वो साइकोसोशल वेरिएबल्स करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी पहले से हो, जो कि जेनेटिक लेवल पर भी हो सकता है, जिसकी अभी पूरी तरह से समझ इस एरिया में नहीं है। जैसा मैंने बताया, nobody knows, nobody say convincingly कि PCOS क्यों होता है या एंडोमेट्रियोसिस इसी वजह से होता है। सिम्टम केवल होते हैं। तो हम लोग अब इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया है। हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल को एंटीसीडेंट कंडीशन के रूप में ले रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल को प्रिकर्सर के रूप में ले रहे हैं, या एटलीस्ट ट्रिगरिंग या आप कह सकते हैं कि मीडिएटिंग वेरिएबल के रूप में ले रहे हैं। जो ठीक है, अगर एक व्यक्ति में वल्नरेबिलिटी है तो ये ट्रिगर कर रहे हैं, और जब ये ट्रिगर करते हैं तो फिर ये डेवलपमेंट्स जो आपके जैसे पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या अदर जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, chronic fatigue syndrome, chronic pain condition, even migraine, other headache, कहीं भी अगर पेन है तो आप समझिए कोई साइकोसोमेटिक इसका ओरिजिन है। आप ऐसा सोच सकते हैं। हम और हमारी टीम इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। आगे आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि हम इसमें फ्रूटफुल करें, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि ये आप एक एरिया है जहाँ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जहाँ जोड़ सकते हैं कि जो फीमेल साइकोलॉजी है, जो फीमेल आइडेंटिटी है, जो एम्बॉडीमेंट का प्रोसेस है, पैराडाइम है ये, और जो बॉडी इमेज का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, और फिर ये कैसे लीड करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे आगे बढ़ के फिजिकल हेल्थ के लेवल पे, और फिजिकल हैजर्ड्स और हेल्थ डेवलप कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत कम समय में मेरे पास कहने को बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, हम ही होस्ट हैं और हम ही आज रिसोर्स भी हैं। क्षमा के साथ इसको मैं बहुत एलाबोरेट नहीं कर पाया, लेकिन अपने लेक्चर में जो चीजें मुझे मेनली कहनी थी मैंने आपको बताई। और आप लोग अगर इंडिविजुअली कोई इंटरेक्ट करना चाहे तो आपका स्वागत है। और ये मैं अपना लेक्चर यहाँ बंद कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका अगला लेक्चर अब आगे शुरू होगा, जो हमारे दूसरे रिसोर्स हैं। अगर आप लोगों में से किसी की क्वेरी है कोई, तो 1-2 मिनट हम बात करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर कोई भी हमें सुन रहा हो, तो अगर उसमें मेरे लेक्चर में आपको कुछ भी स्टिमुलेटिंग और ऐसा लगा तो आप प्लीज बताएं, तो मैं थोड़ा सा मुझे लगे कि मैंने कुछ सार्थक बातचीत की है। तो मैं चाहूंगा यहाँ लीव करना, और हमारे अगले जो रिसोर्स हैं वो जुड़ना चाहेंगे। हेलो। हाँ हाँ जी। आपका बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था, और मुझे लग रहा है बहुत सारी जो सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज को लेकर के एक ये नया दृष्टिकोण है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, और काफी नया काम है, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही इस तरह का सुना है। तो बहुत अच्छा आपका लेक्चर लगा, आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। with this note and with this permission, I want to leave. मेरे दूसरे रिसोर्स जोड़ना चाहेंगे तो मैं उनके लिए अब लीव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
नहीं, इसको दूसरा मैडम को देखो, आप जोड़ रही होंगी ना, तो उसको जरा पूछो सर मैडम। मैं मिशन शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, मिशन शक्ति दिख रहा होगा आपको, धनंजय सर। हाँ हाँ जी जी मैम। मैं मिशन शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, मिशन शक्ति विजिबल होगा, देखिए जी जी, तो मेरा सर ठीक है। वो शुरू कर दिए, एनेबल हाँ कर अभी मैं, दिए हाँ स्क्रीन शेयर। जी 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 मैम, अभी मैं करवा रहा हूँ, अभी मैं जी। कर दे रहा हूँ। ओके मिशन शक्ति करके होगा, उसमें उनको आप वो कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। बाद में कहना मैडम वाला शुरू करा दो, ठीक है ना? हाँ? किसको? नहीं नहीं, आप लोग शुरू करिए ना। ठीक है, बाद में रखना है, बाद में उसको कहो, बाद में करें, ठीक है ना? इसको करो ना, ऑन करो। वो तो बोल नहीं रही है अभी। मेरी स्क्रीन दिख रही है धनंजय सर? यस मैम, दिख रही है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। दिख रही है मैम। वहाँ दो, ऑफिस में दो। क्या होता? हाँ मैडम, आपकी स्क्रीन में बहुत सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज आप एक खोल लीजिए, एक फोल्डर आप ओपन कर लीजिए। सर मैंने अपना पीपीटी खोला है। एक्चुअली अच्छा, नहीं खुल रहा है। नहीं 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 खुला है। ओके एक मिनट। ये खुल क्यों नहीं रहा है? सर हुआ अभी? मैम आप फिर से शेयर कीजिए, हाँ आप फिर से शेयर कीजिए स्क्रीन, दोबारा उसे काटिए, फिर से आप शेयर कीजिए उसे। ओके, अभी भी वही दिखा रहा है क्या मेरा? हाँ, आप शेयर स्क्रीन पे जब क्लिक करेंगी तो आपकी जितने डेस्कटॉप फोल्डर खुले हैं उसमें से जो भी पीपीटी का स्क्रीन होगा उसको शेयर कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर ओके शेयर कीजिए, आपका डायरेक्ट दिखाना शुरू कर देगा।
का। फिर से शेयर करती हूँ ना, फिर से हाँ, शेयर करूँ? जी, ये जी, बंद कर दूँ? हाँ, ओके, अब क्या करूँ फिर से share? पीपीटी का फोल्डर बंद मत कीजिएगा, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। देन आप उस जूम वाले ऐप पे आइए, वहां पर शेयर स्क्रीन लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिए। हाँ, वो खुला, जो पीपीटी खुला हुआ है ना, उसको खुले पीपीटी को, रहने दो ना। हाँ नहीं, पीपीटी को मिनिमाइज कीजिए आप अपने। मिनिमाइज कर दो, अच्छा। अब शेयर स्क्रीन पे आइए, जो हरे रंग का बना हुआ है। एक मिनट। हम्म, उसको क्लिक कीजिए। अब जो पीपीटी का जो आपका खुला हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। कई सारे उस जब आप उस पर क्लिक की होंगी तो कई सारे फोल्डर्स आए होंगे खुले हुए, तो उसमें जो भी आपका पीपीटी है उसको बस क्लिक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए। मैंने मिनिमाइज के बाद मुझे दिख ही नहीं रहा यहाँ पे अपना पीपीटी। तो पीपीटी मैक्सिमाइज करके फिर आप फिर से वो जूम पे आकर के कीजिए, फिर से देखिए हो रहा है। मैक्सिमाइज करूँ? हाँ, हाँ मैम, आ गया। शुड आई स्टार्ट धनंजय सर? मैडम मैं बस जरा सा आपके बारे में कुछ पार्टिसिपेंट्स को बता दूं और हम चाहेंगे कि आपका स्वागत भी करें। डियर पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर साहब प्रोफेसर दिव्या सिंह जी हमारे होम साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड हैं और हम लोग पिछले 20 साल से इस यूनिवर्सिटी में हैं और आपको एक लंबा अनुभव है यहाँ पे यूजी और पीजी में करने का। और मैडम काफ़ी अच्छे एरिया में, खासकर मीडिया में मैडम का काम है। अभी जस्ट मैंने मीडिया थोड़ा सा हाईलाइट किया और मीडिया में मैडम का काम है और हम लोग एक दूसरे के काम के बारे में जानते भी हैं। बहुत ही अच्छा काम इनफैक्ट इनके स्टूडेंट कर रही हैं और अभी वो पीडीएफ उन्होंने प्राप्त किया है उसमें। और हम लोगों का संबंध काफ़ी अच्छा रहा है। होम साइंस डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी और होम साइंस कोलैबोरेशन में काफ़ी काम भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मैडम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगी जो आपके डे बाई डे लाइफ के लिए और अपने रिसर्च के लिए आपको बहुत सारे टिप्स देंगे और आप अपने रिसर्च प्लान कर सकेंगे। तो मैडम, आपका मनोविज्ञान विभाग के इस कार्यक्रम में स्वागत है एक रिसोर्स के रूप में और मैं चाहूँगा कि अब आप अपना डेलीब्रेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार। आप प्लीज शुरू करें। थैंक यू सर, मैं तो आप ही को सुन रही थी। कुछ था काम में? बहुत था तो काफी अच्छा था और मेरे ख्याल से सबका मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्प्रूव हुआ होगा आपके सेशन के बाद और मेरे ख्याल से बहुत क्वेरीज रही होंगी और होंगी भी। तो मुझे लगता है आज आपके, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आज आपके काउंसलिंग सेल का विधिवत उद्घाटन हो चुका है और अब जी जी सब लोग उससे जितना भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे इस कार्यक्रम में एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाने के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और एचआरडीसी को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा थोड़ा, चूंकि अभी सर ने मानसिक स्वास्थ्य की बात की तो मैं थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में क्या समन्वय है और दोनों पैरेलल कैसे चलते हैं उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर के ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, तो मैंने इसलिए विमेन एंड चिल्ड्रन को इसमें हाईलाइट किया है क्योंकि वो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है इस समय। स्पेशली पूर्वांचल का जो हमारा ये शहर है गोरखपुर, देवरिया आसपास, वो विमेन एंड चिल्ड्रन के हेल्थ पर्सपेक्टिव से लेके बहुत वल्नरेबल है। चाहे मेंटल हेल्थ पे सर ने बात की और फिजिकल हेल्थ में अगर मैं बताऊं तो 48 to 52% कुपोषण है। अभी गोरखपुर में 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो चिन्हित हैं, जो कुपोषित हैं। तो और उन कुपोषित बच्चों की का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उनकी मोर्टेलिटी तय है, क्योंकि अगर कुपोषण है तो बीमारी है, कोई भी बीमारी उनको तुरंत पकड़ती है और फिर उनको एक्सट्रीम पे ले जा करके बहुत तकलीफ में
उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, और ऐसे ही मदर्स के साथ है। तो मैंने टॉपिक आज रोल ऑफ न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन फॉर हेल्थ सस्टेनेबिलिटी अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस पे फोकस इसलिए किया क्योंकि ये खाली बच्चे और महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए उतना ही जरूरी है, और उतना ही हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। कोई भी न्यूट्रिशन वो होता है कि जब भी आप, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, तो न्यूट्रिशन हम उन्हें कहते हैं पोषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि यह एक तरीका है जिससे हम खाना खाते हैं और उससे हमारे बॉडी का सारा जो सिस्टम है वो काम करता है। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व वो सब्सटेंस है वो जो हमें जीने के लिए और हमें जिंदा रहने के लिए और हमारे बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, तो उसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड द डाइट यानी जो हमारा भोजन है, द फूड दैट अ पर्सन और एनिमल यूजुअली ईट, जो भी हम खाते हैं वो हमारा डाइट है। हम पूर्वांचल में जो खाते हैं वो हमारा डाइट है, साउथ में जो लोग अलग तरह का भोजन खाते हैं वो उनका डाइट है, पंजाब में जो खाते हैं वो उनका डाइट है। तो डाइट की है कि द फूड दैट अ पर्सन। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं न्यूट्रिशन के। अब न्यूट्रिशन में हम लोग पोषण की बात करते हैं, तो पोषण बहुत सारे तरीके का होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं जिस पर फोकस ज्यादा है कि सीरियस कंडीशन होती है जब भी पुअर न्यूट्रिशन होता है, तो वो दो तरह का हो जाता है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो ये दोनों कंडीशंस जो है, अंडर और ओवर न्यूट्रिशन जो है, वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन की आवाज नहीं आ रही है।
किसी भी विषय पे ध्यान दें। मैडम अब आप जुड़ गई हैं फिर से, आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है सर।
सर दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं एक बार और ब्रश अप कर देती हूँ दैट हम लोग न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की बात हुई थी, और माल न्यूट्रिशन दोनों ही जो उसके पैरामीटर्स है, चाहे वो अंडर हो चाहे ओवर, दोनों ही खतरनाक होते हैं। अंडर मतलब जब जिसको हम लोग कुपोषण कहते हैं, जिसमें व्हेन पीपल दे डू नॉट ईट और अब्सॉर्ब इनफ न्यूट्रिएंट्स टू कवर देयर नीड्स, या फिर जो कि जरूरी है उनके एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए, और या फिर वो उन चीजों से डिप्राइव्ड होते हैं जो उनको एक हेल्दी इम्यून सिस्टम देता है। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां ओवर न्यूट्रिशन भी एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन में ही लेते हैं। इज इट कंडीशन वेयर द इनटेक ऑफ नीडेड न्यूट्रिएंट्स इज ओवर सप्लाइड इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइट। जब भी आप किसी चीज की अतिशयोक्ति कर देते हैं, अधिकता कर देते हैं, तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आता है। जैसे आप ओबेसिटी एक जनरल प्रॉब्लम है, मोटापा जिसको हम कहते हैं, वो बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन है। मोटापा भी मैल न्यूट्रिशन का ही एक फेज है, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ओबेसिटी तो अपने आप में, ओबेसिटी की वजह से हड्डियों की बीमारी है, या बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो जो कमजोर पड़ जाता है, तो वो एक एग्जांपल है ओवर न्यूट्रिशन का। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है। बच्चों में जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो वो मरासमस और क्वाशियोटर के रूप में आता है, जिसको हम पीसीएम और पीईएम डिसेबिलिटी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं, ये सोर्स है जो आरडीए का है, जिसको हम लोग रिकमेंडेड है ना। ये आईसीएमआर और एनआईएन की समरी टेबल है जो 2020 में दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं एज ग्रुप दिया हुआ है, मेन, विमेन, इन्फेंट, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में भी बॉयज एंड गर्ल्स का आप एज ग्रुप एक तरफ देख सकते हैं। और ये जो टेबल है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जो बॉडी वेट है वो 65 फॉर मेन, ये रेफरेंस बॉडी वेट है, एंड 55 फॉर वुमेन। अब आप इसमें तीन चीजें देखते होंगे, सीडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। ये इसका मतलब है कि आप किस तरह के कार्य प्रणाली में जुड़े हैं, किस तरह का कार्य करते हैं। सीडेंटरी मतलब जब आपको पसीना नहीं आता है, मॉडरेट मतलब हल्का फुल्का पसीना आता है, और हैवी मतलब बहुत ज्यादा पसीने वाला काम करते हैं जिससे पसीना निकलता है। आप इस तरह से लेमैन की भाषा में ये समझ, इस तरह अगर आप किसी भी लाइफ स्टाइल में हैं तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, आपको उसी हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसको हम लोग किलो कैलोरी पर डे। अगर सीडेंटरी है तो 2110, अगर मॉडरेट है 2710, और अगर हैवी है जैसे मजदूर है जो दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता है तो उसको 3470। फिर ऐसे ही वुमेन के लिए आप देखते होंगे सीडेंटरी, मॉडरेट और हैवी 55 किलो वजन, के लिए